नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। रात के अंधेरे में कोई खामोशी नहीं थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। पाटलिपुत्र की गलियों में हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मौर्यवंश की नींव अभी डली भी नहीं थी, मगर उस समय भारत की धरती पर नंद वंश की सत्ता थी। एक ऐसा शासन जो प्रजा की पीठ पर बोझ बन चुका था। लोगों की जुबान पर एक ही दर्द था, कर बढ़ते जा रहे हैं, पर पेट खाली है। खेत हमारे हैं, पर अन्न हमारा नहीं। यही वह दौर था जब अत्याचार, भ्रष्टाचार और अराजकता अपने चरम पर थे। और इन्हीं अंधेरों के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व उभर रहा था जो आने वाले समय की तस्वीर बदलने वाला था। कौटिल्य। वही कौटिल्य जिन्हें हम आज चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य का संकल्प, नंद साम्राज्य को जड़ से उखाड़ना। चाणक्य ने देखा कि धनानंद की सत्ता सिर्फ ताज और सोने के सिंहासन तक सीमित थी। राजा को न प्रजा की चिंता थी, न राज्य की सुरक्षा की। बड़े बड़े महलों में रंगरलियों का आनंद लिया जा रहा था, जबकि गली कूचों में भूख से मरते लोग रोज चिता पर चढ़ रहे थे। यही वह पल था जब चाणक्य के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, भारत को एकजुट करना, एक ऐसी सत्ता का निर्माण करना जो न्याय और नीति पर टिकी हो। लेकिन ये आसान नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा राजा खड़ा करना जो इस सपने को हकीकत में बदल सके। बचपन में ही पिता को खो देने वाला चंद्रगुप्त गुमनाम सा जीवन जी रहा था। न औजार थे, न सेना, न ताकत, लेकिन साहस, जिजीविषा और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता उनमें जन्मजात थी। चाणक्य ने जब पहली बार इस युवक की आंखों में देखा, तो उन्हें लगा जैसे समय ने उन्हें खुद जवाब दे दिया हो। उन्होंने तय कर लिया, अगर भारत को बचाना है, तो इस लड़के को सिंहासन तक ले जाना होगा। लेकिन भारत को एकजुट करना कोई खेल नहीं था। ये सिर्फ युद्ध की ताकत से नहीं हो सकता था। इसके लिए चाहिए था रणनीति का महायुद्ध। चाणक्य जानते थे, सीधे युद्ध की राह चुनने का मतलब है हार सुनिश्चित करना। नंद वंश के पास विशाल सेना, असीमित धन और मजबूत किले थे। अगर कोई गलत कदम उठा, तो चंद्रगुप्त का सपना चूर चूर हो सकता था। यहीं से चाणक्य की रणनीति की कला शुरू होती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि मनुष्य की मनोविज्ञान, राजनीति की गहराइयाँ और सत्ता के खेल के हर पहलू में पारंगत कर दिया। चाणक्य का खेल साधारण नहीं था। ये सिर्फ सैनिक टकराव की कहानी नहीं, बल्कि एक महान दिमाग की महान योजना थी। कैसे एक निर्धन बालक, चंद्रगुप्त, सम्राट बना, कैसे एक ब्राह्मण, चाणक्य, सत्ता के शिखर तक पहुंच गया, और कैसे भारत के इतिहास की सबसे मजबूत साम्राज्य नींव रखी गई। आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे वो घातक रणनीतियाँ जिन्होंने नंद वंश की सत्ता को हिला दिया और मौर्य साम्राज्य की कहानी रच दी। अगर युद्ध तलवारों से जीते जाते, तो इतिहास के पन्नों पर सिर्फ योद्धाओं के नाम होते। लेकिन आज इतिहास बोलता है, जीत हमेशा बुद्धि की होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सबक है, प्रेरणा है, और ये याद दिलाता है कि सही रणनीति, सही समय और सही व्यक्ति पूरे इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। पहली घातक रणनीति, अपमान का बदला और प्रतिज्ञा। तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रांगण, जहां विद्या के सागर बहते थे। यहीं से एक दिन ज्ञान के आकाश का ध्रुव तारा बनकर निकले ब्राह्मण चाणक्य। रूप रंग में साधारण, पर बुद्धि और आत्मसम्मान में अनुपम। उनके मस्तिष्क में गणित की गति थी, राजनीति की गहराई थी और रणनीति की धार थी। लेकिन इतिहास में हर महान कहानी की शुरुआत एक घाव से होती है, और चाणक्य की कहानी भी कोई अपवाद नहीं। वह दिन था जब पाटलिपुत्र के राजदरबार में चाणक्य को आमंत्रित किया गया। मगध का सिंहासन उस समय धनानंद के पास था, नंद वंश का राजा। चाणक्य को लगा था कि उनके ज्ञान का सम्मान होगा, उनकी बात सुनी जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। दरबार में पहुंचते ही
धनानंद ने उनकी साधारण वेशभूषा, उलझे बालों और कठोर चेहरे पर व्यंग्य किए। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, तेरी शक्ल देखी है? तू दरबार में ज्ञान देने आया है या भीख मांगने? दरबार में ठहाके गूंज उठे। चाणक्य की आंखों में अपमान की आग दहक उठी। वो मौन थे, लेकिन भीतर एक तूफान खड़ा हो चुका था। धनानंद ने न सिर्फ चाणक्य को दरबार से अपमानित करके निकलवा दिया, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी रौंद दिया। दरबार से बाहर निकलते समय चाणक्य ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, अपनी जटा में बांधी और आकाश की ओर देखकर कहा, नंदवंश, मैं तेरी जड़ों को उखाड़ फेंकूंगा। जब तक तेरा सिंहासन चूर चूर न कर दूं, तब तक ये जटा नहीं खोलूंगा। ये प्रतिज्ञा थी। ये वह क्षण था जब एक ब्राह्मण के भीतर से रणनीतिकार चाणक्य जन्मा। यहीं से शुरू हुई महासंघर्ष की कहानी। यहीं से शुरू हुई घातक रणनीतियों की एक श्रृंखला, जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास की दिशा बदल दी। इस अपमान ने चाणक्य को भीतर तक हिला दिया था। उन्हें पता था कि अकेले ताकत से नंदवंश को हराना संभव नहीं। अब उन्हें रणनीति की शतरंज बिछानी थी। चालों पर चाल, भ्रम पर भ्रम और घात पर घात। ये पहली चिंगारी थी। यहीं से एक साधारण ब्राह्मण इतिहास का चाणक्य बना। दूसरी घातक रणनीति, चंद्रगुप्त का चयन। साधारण लड़के को महान सम्राट बनाने की चाणक्य की दृष्टि। अपमान की आग में जलते चाणक्य के मन में एक ही संकल्प था, नंदवंश का अंत। लेकिन इसके लिए केवल बुद्धि, रणनीति और ज्ञान काफी नहीं थे। उन्हें चाहिए था एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा शेर, जिसकी नसों में सत्ता की आग दौड़ रही हो, जिसके भीतर हिम्मत, धैर्य और नेतृत्व एक साथ धड़कते हों। चाणक्य ने पूरे भारत की यात्रा शुरू की। जगह जगह के गुरुकुलों, अखाड़ों और जनपदों में उन्होंने वीरों को परखा, राजकुमारों को समझा, पर कोई उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। और फिर तक्षशिला के अखाड़े में एक दिन उन्होंने देखा एक साधारण सा लड़का, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त न तो किसी राजवंश का था, न किसी बड़े गुरु का शिष्य। वह एक साधारण परिवार का लड़का था, पर उसकी आंखों में आसमान को छूने की प्यास थी। अखाड़े में जब बड़े बड़े योद्धा उसे नीचा दिखाते, तब भी वो हार नहीं मानता। चाणक्य ने उसकी आंखों में वही चमक देखी, जो राजाओं में नहीं थी। चाणक्य के शब्द, जिसमें सपनों की आग हो, वही इस धरती पर राज कर सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी शरण में लिया। उनकी पहली शिक्षा थी, सम्राट बनने के लिए पहले स्वयं पर विजय पाओ। सुबह से रात तक तपस्या जैसी ट्रेनिंग होती। शारीरिक बल के साथ रणनीतिक सोच की शिक्षा दी जाती। उन्होंने उसे बताया कि राज्य केवल तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। चंद्रगुप्त को गुप्तचरों, कूटनीति, सैन्य संगठन, मनोविज्ञान और नेतृत्व की कला सिखाई गई। ये साधारण लड़का धीरे धीरे राजनीति के शतरंज का उस्ताद बनता चला गया। अब उसकी आंखों में केवल सपना नहीं, बल्कि साम्राज्य की छवि बस चुकी थी। चाणक्य जानते थे कि भारत का भविष्य किसी राजवंश के उत्तराधिकारी में नहीं, बल्कि ऐसे नेता में छिपा है जो मिट्टी से उठा हो और जिसे सत्ता की कीमत पता हो। उनकी दृष्टि साफ थी, मैं चंद्रगुप्त को राजा नहीं, सम्राट बनाऊंगा। और सम्राट वह होगा जिसके लिए जन कल्याण व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर हो। इस दूसरी घातक रणनीति ने खेल की दिशा बदल दी। अब चाणक्य के पास था सपनों का योद्धा, पर असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। तीसरी घातक रणनीति, जासूसी और गुप्तचरों का जाल। चाणक्य नीति, जिसके पास सूचना है, वही भविष्य पर राज करता है। नंद साम्राज्य के खिलाफ अपनी महायोजना को सफल बनाने के लिए चाणक्य जानते थे कि केवल ताकत और हथियारों से जीत संभव नहीं। युद्ध के मैदान पर जीतने से पहले सूचना के युद्ध में जीतना जरूरी था। यही कारण था कि उन्होंने एक ऐसा अदृश्य जाल बुनना शुरू किया जो नंद वंश की नींव को भीतर से हिला दे। तक्षशिला लौटने के बाद चाणक्य ने एक गुप्त सभा बुलाई। उन्होंने चंद्रगुप्त और कुछ भरोसेमंद शिष्यों को समझाया, अगर हमें मगध की ताकत को तोड़ना है,
तो हमें उसकी नसों में दौड़ती खबरों तक पहुंचना होगा। जो सूचना को नियंत्रित करता है वही सत्ता को नियंत्रित करता है। यहीं से चाणक्य के गुप्तचरों का साम्राज्य खड़ा हुआ। ये जासूस भिखारी, व्यापारी, पुजारी, यहाँ तक कि साधु और तांत्रिक के वेश में मगध के हर कोने में फैल गए। उनका एक ही काम था, राज्य की नब्ज पर उंगली रखना। नंद वंश की सेना विशाल थी, मगर चाणक्य के पास उनकी सैन्य चालों, किले की सुरक्षा, राजा की योजनाओं, यहाँ तक कि मंत्रियों की कमजोरियों की गुप्त जानकारी पहुंच रही थी। हर रात तक्षशिला के एक गुप्त तहखाने में चाणक्य बैठते, गुप्तचर लौटकर आते और फुसफुसाते, आचार्य, आज किले की पूर्वी दीवार पर पहरेदार कम कर दिए गए हैं। आचार्य, नंद वंश का सेनापति रातों को जुआ खेलता है, उसे खरीदा जा सकता है। आचार्य, कर वसूली से प्रजा बगावत के कगार पर है। चाणक्य मुस्कुराते, क्योंकि हर सूचना उन्हें नंद वंश की कमजोर नसों की ओर ले जा रही थी। मनोवैज्ञानिक चालें। चाणक्य ने सिर्फ जानकारी इकट्ठी नहीं की, गलत जानकारी फैलाने का भी खेल खेला। उन्होंने मगध के अंदर झूठी अफवाहें फैलाईं। राजा धननंद ने करों में भारी वृद्धि कर दी है। सेनापति ने राजा के खिलाफ गुप्त योजना बनाई है। परिणाम? नंद साम्राज्य के मंत्री आपस में शक करने लगे, सैनिकों का मनोबल गिरने लगा और प्रजा धीरे धीरे विद्रोह के बीज बोने लगी। गुप्तचरों की कसम। चाणक्य के हर जासूस को तक्षशिला छोड़ते समय एक ही मंत्र दिया जाता, राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो, पर सूचना कभी झूठी मत होने देना। यही सूचना का साम्राज्य चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत बना। युद्ध का बिगुल बजने से पहले ही नंद वंश अंदर से खोखला हो चुका था। चौथी घातक रणनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध और शत्रु की फूट। दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे उसके भीतर से तोड़ देना। यही किया चाणक्य ने, और यही थी उनकी सबसे चालाक चाल। नंद वंश की सबसे बड़ी कमजोरी। मगध के राजा धनानंद शक्तिशाली थे, उनके पास अपार सेना और खजाना था। लेकिन चाणक्य ने जल्दी ही समझ लिया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनका साम्राज्य, ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मगध का विशाल साम्राज्य कई प्रांतों और सैकड़ों मंत्रियों पर टिका था। इन मंत्रियों में आपसी ईर्ष्या, लालच और सत्ता की भूख पहले से थी। बस आग लगाने वाला चाहिए था, और ये काम चाणक्य से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत। चाणक्य ने पहले नंद वंश के मंत्रियों और सेनापतियों की गुप्त जानकारी इकट्ठी की। कौन किससे नफरत करता है, किसे ज्यादा सत्ता चाहिए, कौन राजा से नाराज है। इसके बाद गुप्तचरों के जरिए अफवाहें फैलवाई गईं। राजा तुम्हारे अधिकार छीनना चाहता है, तुम्हारे साथी तुम्हें धोखा देने वाले हैं, अगले युद्ध के बाद तुम्हें हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे नंद वंश के मंत्रियों के बीच अविश्वास पनपने लगा। वे आपस में शक करने लगे, मित्र दुश्मन बन गए, और दुश्मन अपनी ही तरफ से हार मानने लगे। शत्रु को भीतर से तोड़ने की कला चाणक्य जानते थे। तलवार से जीता हुआ युद्ध अस्थायी होता है, लेकिन दिमाग से जीता युद्ध शाश्वत होता है। उन्होंने दुश्मन की सेना में भी यही चाल चली। कुछ सैनिकों को लालच देकर खरीद लिया, कुछ को डर दिखाकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम? युद्ध शुरू होने से पहले ही मगध की आधी ताकत चाणक्य और चंद्रगुप्त की हो चुकी थी। सबक हमारे लिए, कभी कभी असली जीत शक्ति से नहीं बल्कि मनोविज्ञान से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी कमजोर पड़े, तो पहले उसके मन पर कब्जा करें। यही वह रणनीति थी जिसने नंद वंश की नींव हिला दी और चंद्रगुप्त के साम्राज्य की राह तैयार की। पांचवी घातक रणनीति, गुरिल्ला युद्ध और संसाधनों की रणनीति। छोटी सेना से बड़ी सेना पर विजय का रहस्य। मगध की विशाल सेना, हजारों हाथियों की गर्जना, सैकड़ों रथों की गड़गड़ाहट, असंख्य तलवारें और अनगिनत सैनिक। इसके सामने चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना बहुत छोटी, संसाधन कम, लेकिन हौसला आसमान से ऊंचा। यही चाणक्य ने अपनी पांचवी घातक रणनीति अपनाई, गुरिल्ला युद्ध।
छोटी सेना, बड़ा युद्ध, चाणक्य का दाव। चाणक्य जानते थे कि सीधे युद्ध में मगध की भारी भरकम सेना से जीतना असंभव है, इसलिए उन्होंने रणनीति बदली। उन्होंने कहा, जब ताकत कम हो तो खुले मैदान में मत लड़ो, दुश्मन को वहीं मारो जहां वो कमजोर हो। चाणक्य ने मगध की विशाल सेना को कई छोटे मोर्चों पर थका देने की योजना बनाई। उन्होंने सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांटा और उन्हें जंगलों, पहाड़ियों और कठिन इलाकों में फैला दिया। ये टुकड़ियां रात के अंधेरे में हमला करतीं, अचानक वार करतीं और तुरंत गायब हो जातीं। जंगल, पहाड़ और ठिकानों का जाल। चाणक्य ने आसपास के जंगलों और पहाड़ियों का पूरा नक्शा बनवाया। हर पेड़, हर घाटी, हर पगडंडी की जानकारी उनकी सेना के पास थी। उन्होंने छोटे छोटे ठिकाने बनाए, जहां सैनिक आराम कर सकें, हथियार छुपा सकें और भोजन जमा रख सकें। दुश्मन को नहीं पता होता था कि हमला कहाँ से होगा। कभी पहाड़ियों से तीरों की बरसात होती, कभी जंगल से अचानक तलवारें निकल आतीं। मगध की सेना उलझती चली गई। वे थक गए, बिखर गए और घबराने लगे। संसाधनों का कमाल। चाणक्य के पास न तो बहुत हथियार थे, न ही भारी रथ और हाथी, लेकिन जो था उसे सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने स्थानीय किसानों, चरवाहों और वनवासियों को अपने साथ जोड़ा। भोजन, पानी और गुप्त सूचनाओं के लिए जनता उनकी ताकत बन गई। हर गांव, हर बस्ती, हर गुप्त ठिकाना चाणक्य का सहयोगी था। और मगध, वो अपनी ही जमीन पर अजनबी हो गया था। मनोवैज्ञानिक जीत। जब दुश्मन को हर समय लगता है कि कहीं से भी हमला हो सकता है, वो डर जाता है। और यही हुआ। मगध की भारी सेना के सैनिक थककर, टूटकर, आत्मविश्वास खोने लगे। चाणक्य ने सिखाया, युद्ध तलवारों से नहीं जीते जाते, युद्ध दिमाग और संसाधनों से जीते जाते हैं। इस तरह चाणक्य ने छोटी सेना और सीमित संसाधनों के बावजूद मगध जैसी महाशक्ति को थका दिया, तोड़ दिया और कमजोर कर दिया। यही गुरिल्ला युद्ध की ताकत थी। 7वीं घातक रणनीति, निर्णायक युद्ध और साम्राज्य की स्थापना। अंतिम मोर्चा, जहां नंद वंश का पतन होता है और चंद्रगुप्त सम्राट बनते हैं। पाटलिपुत्र की दीवारों के भीतर नंद वंश की ताकत थी। विशाल सेना, सोने से भरे खजाने और घमंड से भरा राजमहल। लेकिन बाहर, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी दर्रों तक, एक अदृश्य जाल बिछ चुका था। चाणक्य ने सालों की मेहनत से नंद वंश की शक्ति को अंदर से खोखला कर दिया था। अब समय आ चुका था अंतिम निर्णायक युद्ध का। एक अंतिम तैयारी, चाणक्य की गुप्त चाल। चाणक्य जानते थे कि नंद सेना संख्या में बहुत बड़ी है। अगर सीधे टकराते तो हार निश्चित थी। इसलिए उन्होंने पहले से तैयार की गई दोहरी योजना लागू की। पहला मोर्चा, चंद्रगुप्त की मुख्य सेना नंदों की राजधानी की ओर बढ़ती, लेकिन सीधे हमला नहीं करती। दूसरा मोर्चा, गुप्तचर नेटवर्क नंद सेना के भीतर अफवाहें फैलाता। महाराज नंद अपने ही सेनापतियों पर शक करते हैं। तीसरा मोर्चा, नंद के पड़ोसी राज्यों को गुप्त संधियों से अपनी ओर मिलाना। इस तरह नंद वंश को कोई बाहरी मदद न मिल सके। चाणक्य की रणनीति थी मन पर विजय, फिर रण पर विजय। 2 निर्णायक युद्ध, पाटलिपुत्र की धरती पर। वर्षों की साजिश, गुप्त समझौतों और तोड़फोड़ के बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। नंद सेना संख्या में चंद्रगुप्त की सेना से 4 गुना थी। लेकिन चंद्रगुप्त की सेना में एक चीज थी जो नंदों के पास नहीं थी, एकजुटता और आत्मविश्वास। युद्ध शुरू हुआ। नंदों की सेना भारी हथियारों और हाथियों पर निर्भर थी। चाणक्य ने इसका तोड़ पहले से सोचा था। उन्होंने पहाड़ी दर्रों में ऐसी कांटेदार खाइयां बनवाई थी जहां हाथी फंस जाए। तीरंदाजों को ऊंचाई पर तैनात किया ताकि वे नंद सेना की पंक्तियों को तोड़ सकें। रात के अंधेरे में गुप्त दस्ते नंद के हथियार आगार में आग लगाते रहें। युद्ध के तीसरे दिन नंद सेना के भीतर अविश्वास इतना गहरा हो चुका था कि सेनापति एक दूसरे पर शक करने लगे।
यही चाणक्य की सबसे बड़ी जीत थी। नंद सेना भीतर से बिखर गई। 3. नंद वंश का अंत और चंद्रगुप्त की ताजपोशी। जब नंद राजा को एहसास हुआ कि चारों ओर से घिर चुके हैं तो देर हो चुकी थी। उनकी सेना थक चुकी थी, खजाना खाली हो चुका था, जनता पहले ही चाणक्य के पक्ष में थी। अंत में नंद राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ। चाणक्य के जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया था। 4. चाणक्य की अंतिम सीख, सत्ता से बड़ा राष्ट्र। ताजपोशी के बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, आपने मुझे राजा बनाया, लेकिन अब अगला लक्ष्य क्या है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सत्ता लक्ष्य नहीं है, पुत्र। राष्ट्र की रक्षा लक्ष्य है। जो राजा राष्ट्र के लिए जीता है, वही अमर होता है। यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम युग, जिसकी नींव चाणक्य की इन 7 घातक रणनीतियों ने रखी थी। दोस्तों, इतिहास गवाह है, सिर्फ वही लोग दुनिया बदलते हैं जो अपनी सोच को बदलते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये गाथा हमें यही सिखाती है, रणनीति प्लस धैर्य प्लस सही समय, असंभव भी संभव। नंद वंश की सत्ता गिर गई, लेकिन चाणक्य की नीतियां आज भी जिंदा है। अगर चंद्रगुप्त जैसा एक अनाथ लड़का अपने गुरु के मार्गदर्शन से भारत का सम्राट बन सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी का खेल बदल सकते हैं। बस आपको अपनी रणनीति चाहिए और अपने चाणक्य को पहचानना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में लिखिए कि चाणक्य की कौन सी रणनीति आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त से भी आगे की सोच रखी और मौर्य साम्राज्य की नींव को सदियों तक अटूट बनाया। याद रखिए, अगर सोच चाणक्य की हो तो जीत निश्चित होती है।